हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंडी टर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास कर रहे थे अपने सीजीपीएससी एसीएफ के लिए वानिकी की क्लास। तो आज के ये आप लोग का चौथा नंबर का क्लास है, वानिकी का चौथा क्लास है। तो वानिकी का हम लोग चौथा क्लास स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ जाकर अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ाएँ। ठीक है, चलिए जल्दी शेयर कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे वानिकी का जो 3 क्लास और हो चुका है पुराने, उसको नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट से वहाँ हम लोग को वानिकी करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पुराने तीनों वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, उसमें हम महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग ने क्लास की है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पुराने आए हुए हैं उन सभी को उसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात किया है जो आप लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ पार्ट रह गया तो उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कृषि विज्ञान की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज वानिकी को जो भी बचा हो उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। शेयर कर दीजिए, शेयर। रेडी हैं सभी, क्लास स्टार्ट करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सुदूर संवेदन, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में रिमोट सेंसिंग। नाम सुना होगा आप लोग, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, ISFR रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये सब में ये सब का प्रयोग होता है। तो पहले समझते हैं सबसे पहले सुदूर संवेदन होता क्या है। तो सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह की संपूर्ण जानकारी उस स्थान पर जाए बिना ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब समझिए, मतलब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे बैठे हम लोग क्या करेंगे, हिमालय का जो स्टेटस अगर देखना है, वहाँ कितने पेड़ पौधे हुए, कितना वन क्षेत्र आच्छादित हुआ, तो यहाँ से बैठे बैठे हम लोग जो उसका आकलन करेंगे। ठीक है, वही क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख कर रख लीजिए। ठीक है, सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के सतह की संपूर्ण जानकारी बिना उस स्थान में जाए प्राप्त कर सकते हैं। ये सुदूर संवेदन की क्या हो गया, परिभाषा। ठीक है, अब देखिए ये इसका सिद्धांत क्या है। सुदूर संवेदन का सिद्धांत में लिखे, लक्ष्य या वस्तु या सतह का खोज एवं विभेद करना। ठीक है, कोई भी जगह का हम लोग को खोज करना है, जैसे कोई भी कितना वन आच्छादित है, किसी भी जंगल के अंदर कितने पेड़ हैं, कौन से पेड़ हैं, तो किसी जगह का खोज करना या विभेद करना, मतलब कौन कौन से अलग अलग पेड़ हैं उसको हम लोग को विभेद करना है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। या ऊर्जा प्रतिबिंब को अलग करने का, रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, पदार्थ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग बैंड में अलग अलग ऊर्जा स्पेक्ट्रम पर आधारित होती है। मतलब ये काम कैसे करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग बैंडों में जो ऊर्जा होती है उसके हिसाब से ये क्या करता है, उसको लोकेट करता है। ठीक है, और उसी आधार पर ये काम करता है सिद्धांत। ठीक है, तो ये निम्न पर आधारित है। ठीक है, ये तीव्रता पर आधारित होती है। ठीक है, और सतह के रुक्षणता पर आधारित होती है। ठीक है, और पदार्थ की विशेषता पर आधारित होती है कि पदार्थ कैसा पदार्थ है, उस हिसाब से ये काम करेगा। दीप्तमान ऊर्जा के लंबाई पर, कि ऊर्जा कितनी लंबाई से उसको प्राप्त हो रही है। ठीक, रिमोट सेंसिंग को इन सब पर आधारित होती है। तीव्रता पर, सतह के रुक्षणता पर, पदार्थ की विशेषता पर, इन सभी पर ये आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये रिमोट सेंसिंग समझ में आ गया। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, परिभाषा से समझ गए आप लोग, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सुदूर संवेदन बोलते हैं हिंदी में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी आप लोग का सिलेबस में था सुदूर संवेदन। अब हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण कुछ अधिनियम। ठीक है, जो अधिनियम वन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वन अधिनियम, एक्ट, पॉलिसी। ठीक है, तो इसको चलिए नोट करते जाइए, साथ ही साथ कॉपी पेन ले लीजिए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। सबसे पहले कब आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1927। फिर आया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, 1972 में आया था। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1927, याद करते जाइए साथ साथ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972। ठीक है, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, ये कब आया, 1980 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर इसमें सुधार किया गया,
1988 को इसको संशोधित कर दिया गया। ठीक है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया बोलेगा तो 1980। इसमें सुधार कब हुआ तो 1988 में। फिर उसके बाद आता है हम लोग का नेशनल फॉरेस्ट, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया? 3 आया था, याद रखना है। फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कितना आया था? 3 आया था। कब कब आया था तीनों? 1894 में आया था, 1972 में आया था, 1988 में आया था। तो 3 याद रखना। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 3 आया था, 94 में आया था, 1972 में आया था, 1988 में आया था। तो तीनों याद रखना, ठीक है, 3 आया। अभी नवीनतम कौन था? 1988। फिर उसके बाद आया 7वां नंबर में शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट करके, ये आया था 2006 में आया था। शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कब आया था? 2006 में। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अधिनियम थे। ठीक है, अब हम लोग इसके हिस्ट्री पे बात करते हैं कि क्रम से अगर बात करें, ये तो रैंडमली हो गया, खैर क्रम में है ये भी, लेकिन ये रैंडमली हो गया। जो इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, जो आप लोग को याद होना ही चाहिए, नोट करते जाइए भी, ठीक है। और साथ ही साथ याद करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट वनडे एग्जाम में आता ही है, चाहे CGPSC प्री में हो, मेंस में हो, या फिर आपके ACF में, पुराने जो ACF के एग्जाम हुए उसमें भी पूछा गया है एक्ट से। अब अगला देखते हैं हम लोग इसी में का, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था सबसे पहला। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में पहले नंबर पढ़े हम लोग 1927 में, इसी के बारे में देखते हैं इसमें क्या था। तो ये कब आया था? 1927 में आया था भारतीय वन अधिनियम। इसमें फिर संशोधन किया गया। कब? जब भारत आजाद हो 1947 में, फिर 1948 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। फिर इसमें क्या थे? भारतीय वन अधिनियम में क्या था? 13 अध्याय हैं और 86 धाराओं में विभक्त है। ठीक है, याद रखना, यह अधिनियम 13 अध्याय में और 86 धाराओं में विभक्त है। ठीक है, ये पूछता है कई बार कि भारतीय वन अधिनियम में कितने धाराएं हैं, तो 86 धाराएं हैं और 13 अध्याय हैं। ठीक, अब अगला बात करें हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला नोट कीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, तो ये कब आया था? 1972 में आया था। इसमें क्या है? तो 7 अध्याय हैं, उसमें 13 अध्याय था, इसमें क्या है? 7 अध्याय हैं और 66 धाराएं। उसमें 86 धाराएं थे, इसमें 66 धाराएं, और इसमें 6 अनुसूचियों में इसको बांटा गया है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसको 6 अनुसूचियों में बांटा गया है, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, अब हम लोग कृषि वानिकी पर पहुंच गए हैं, जो आप लोग का इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी। अभी तक जिसने शेयर नहीं किया लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, और बीच में जाते हो तो एक बार शेयर करके ही जाया करो। ठीक है, और क्लास तो छोड़ के मत जाया करो, पूरा देखो। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब समझिए एग्रो फॉरेस्ट्री होता है क्या है। हम लोग तो वन के बारे में पढ़ लिए, वानिकी। अब कृषि वानिकी क्या है, तो उसकी परिभाषा नोट कीजिए। एग्रो फॉरेस्ट्री को एक समन्वित भूमि प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, एक समन्वित भूमि प्रबंधन प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन, पशुपालन के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जनरली भूमि में, क्या करते हैं? फसल उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? कृषि वानिकी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत फसल एवं पशुपालन के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? बता देंगे, पूछेगा कोई भी तो। एग्रो फॉरेस्ट्री से पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ हमें कीमती लकड़ियां भी प्राप्त होती है। अब देखो, पेड़ लगा रहे हैं तो पर्यावरण संरक्षित हो रहा है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमको लकड़ी भी मिलेगी, तो ये बोनस पॉइंट हुआ। और कृषि करते हैं, खाली फसल उगाते हैं, तो उसमें पर्यावरण को कहाँ फायदा होता है। ठीक है, पेड़ लगाएंगे तो हमको लकड़ी भी मिलेगा और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। तो ये हुआ कृषि वानिकी। इसी का लाभ देख लेगा, कृषि वानिकी की लाभ क्या है, बेनिफिट के बारे में देखें। इसमें F5 की प्राप्ति होती है। क्या की प्राप्ति होती है? F5, याद रखना F5। अब F5 क्या है? फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, फ्रूट्स। ठीक है, फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर, फ्रूट्स, ये 5 प्रकार की चीजें हमें किससे मिलती है?
कृषि वानिकी के अंतर्गत मिलती है। ठीक, F5 करके याद रखना, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर, ठीक है, और फ्रूट्स, ठीक है, पांचों याद रखना। ठीक है, बेनिफिट में लिखना। और अगला इसका बेनिफिट देखें तो ये रोजगार पैदा करता है। पेड़ पौधे लगाएंगे, फिर लकड़ी प्राप्ति के लिए उसको काटेंगे, आदमी को रोजगार मिलता है। पेड़ पौधे के अंदर स्थित पोषक तत्वों का पुनर्स्थापन करता है। ठीक है, पेड़ पौधों के अंदर स्थित पोषित तत्वों का पुनर्स्थापन करना है। और अगला बेनिफिट देखें, मृदा एवं जल का संरक्षण करता है। ठीक है, अब पेड़ पौधे लगाते तो आप लोग जानते हैं मृदा पदन से रक्षा करता है, जलों को क्या करता है अपने जड़ों में बांध कर रखता है। जैसे मिट्टी क्या है, मिट्टी को बांध कर रखता है, तो मिट्टी क्या होता है इधर उधर जाता नहीं और जल को नीचे जमीन में अवशोषित करने हम लोग की मदद करता है। तो मृदा जल दोनों का संरक्षण करता है। ठीक है, कृषि वानिकी तो ये होगा आप लोग का कृषि वानिकी। ठीक है, ठीक है, परिभाषा हो गया, बेनिफिट देख लिए हम लोग। एक नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ा, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ये मेंस में आएगा, आप लोग का पीएससी में भी काम आएगा। ठीक है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है, उसमें पर्यावरण हो गया, बायो हो गया। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, जो कृषि विज्ञान है। ठीक है, कृषि वानिकी विज्ञान अभी स्टार्ट नहीं किए, कृषि वानिकी है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो ये पहला क्या होता है, क्रॉप रोटेशन सिस्टम। ठीक है, इसका पहला वर्गीकरण क्या है, क्रॉप रोटेशन सिस्टम, अर्थात फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। क्रॉप रोटेशन सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, फसल को अदल बदल कर बोते हैं। इसी के अंतर्गत आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ये सबसे पुराना एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो सबसे पुराना एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। अगर इसका अन्य नाम देखें, झूम खेती, ये आप लोग ने पढ़ा होगा 9-10 में। झूम खेती क्या होता है कि एक फसल ले लिए, दाल ले लिए, फिर दलहन लेंगे, फिर तिलहन लेंगे, ऐसा मतलब शिफ्टिंग कर करके, पुराना है। ठीक है, फिर आता है टोंगिया सिस्टम, याद रखना ये नया चीज है, टोंगिया सिस्टम। ठीक है, तो टोंगिया सिस्टम क्या हुआ था, सर्वप्रथम बर्मा में स्टार्ट हुआ था। नोट कीजिए, टोंगिया सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम। टोंगिया सिस्टम कहाँ में स्टार्ट हुआ, तो सर्वप्रथम बर्मा में स्टार्ट हुआ। यह पहला आधुनिक एग्रो फॉरेस्ट्री कल्टीवेशन सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहला मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री कल्टीवेशन सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न एग्रो फॉरेस्ट्री कल्टीवेशन सिस्टम है। इसमें किसानों को सरकार द्वारा खाली जमीन आवंटित किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, किसान को देखते हैं उसका खेती नहीं है तो क्या करते हैं, सरकार लीज पे, जो लीज पे देते हैं ना, वैसे ही क्या कहते हैं कि जो किसानों को सरकार जो खाली जमीन पड़ी रहती है सरकारी, उसको किसानों को आवंटित करता है। इसमें क्या कहते हैं, किसान इन जमीनों पे अपने मनपसंद पेड़ों को लगाते हैं और जो भी उपज मिलता है उसको रख लेता है। सरकार एक नियमित समय के लिए उनको दे देती है। अब वो अपने मनपसंद जो भी पेड़ लगाना है, पेड़ ही लगाना रहता है ना, पेड़ लगाने के लिए देता है। ठीक है, इसे फसल के लिए नहीं देता है, पेड़ लगाने के। तो मनपसंद पेड़ लगा लिया, जो भी उपज हुआ उससे, ठीक है, पेड़ वाले उपज, उसको वो रख लेता है। ठीक है, टिक ट्री सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं इसमें। जो सबसे ज़्यादा कौन सा कहते हैं, टिक ट्री। ठीक है, जो बर्मा में होता है टिक ट्री। और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, याद रखना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल इत्यादि में ये प्रसिद्ध है। क्या, टोंगिया सिस्टम। अन्य नाम की बात करें तो इसे हिल कल्टीवेशन भी बोलते हैं। हिल कल्टीवेशन याद रखना, अन्य नाम में क्या आएगा, हिल कल्टीवेशन। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया कृषि वानिकी। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण योजना रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण योजना रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। अगला योजना नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा कर नोट लिखिए। समन्वित ग्राम विकास समृद्ध योजना। क्या है, समन्वित ग्राम विकास समृद्ध योजना। यह पहला योजना था जो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत चलाया गया। ठीक है, कौन चलाया इसको, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, JFM ट्रेनिंग, JFM। ठीक है, JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वो चलाया समन्वित ग्राम विकास समृद्धि योजना। ठीक है, देखिए क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रयोग किया है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तब ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है आप लोग के मन में आएगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो स्थानीय लोगों को वन विभाग, कृषि विभाग
और वानिकी विभाग तथा सरकारी जो भी एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जेएमएफ ट्रेनिंग में क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं उनको कौन कौन से विभाग देता है, वन विभाग देता है, कृषि विभाग देता है, उद्यानिकी देता है, और जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो मिलकर इनको प्रशिक्षण देती है। ठीक है। JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत किए जाने वाले कार्य, अब क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। इसके तहत वृक्षों के जो औषधियों गुणों को जांच किया जाता है। ठीक है। कोई वृक्ष लेते हैं, ठीक है, और उसके जो औषधि गुण, ठीक है, औषधि गुण ये कितने दवाई बन सकती है, क्या उपयोग होता है, उसके औषधि गुणों की जांच करता है। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्ति होती है। ठीक है। जेएमएफ ट्रेनिंग देता है, फिर उनको जमीन भी दे देते हैं, फिर उसमें क्या उन लोग पौधा रोपित करते हैं या फिर जंगल में जाकर उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कौन से वृक्ष से कौन सा औषधि बनाया जाता है, तो उन वृक्षों से उन लोग उपज प्राप्त करते हैं। पर्यावरण की क्षति, मृदा अपरदन को रोका जाता है। ठीक है। जेएफएम के तहत प्रत्येक महीना वृक्ष की गुणवत्ता एवं उपयोगी वृक्षों की जांच की जाती है, प्रति महीना ये किया जाता है। ठीक है। जेएफएम के उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या है, पहला तो रोजगार ही देना है। ठीक है, स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देके। दूसरा देते फ्री फार्मिंग को प्रेरित करना, मतलब जंगलों में जो खेती होती है, जो खाली पड़ी जगह उनमें खेती को करना, पेड़ पौधे लगाना, उनसे उपज प्राप्त करना, इमारती लकड़ी प्राप्त करना, ये सब क्या होता है, जेएफएम के उद्देश्य होते हैं। अगला होता है झूम खेती को रोका जाता है, जेएफएम के द्वारा झूम खेती को रोका जाता है। ठीक है। और तीसरा स्थानीय लोगों की सहायता से जैव विविधता का संरक्षण होता है। ठीक है। अब स्वाभाविक बात है, पेड़ लगाएंगे उसमें उपज प्राप्त करेंगे तो ज़्यादातर पेड़ लगे, जैव विविधता का संरक्षण होगा ही होगा। ठीक है। ये जेएमएफ के बारे में था। ठीक है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जो एक बड़ा टॉपिक होने वाला था, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है क्लास, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला टॉपिक लिखे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज। ठीक है। लघु वनोपज के बारे में देखेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज है उसका गठन कब हुआ था, 30 अप्रैल 2000 को। याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसीएफ के लिए तो है ही है। ठीक है। और अदर सभी व्यापम में भी इसको पूछा जाता है। इसमें बहुत बड़ा चैप्टर ही है, हालांकि एक वीडियो इसमें बनना था, एक क्लास पूरा जाना था राज्य लघु वनोपज पर इसी में पढ़ते हम लोग और इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया, जो भी देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी शेयर कीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, जितने लोग आते हो। ठीक है, जितने लोग भी देखते हो एक बार लाइक करके जाया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज गठन कब हुआ था, गठन की बात करें तो 30 अप्रैल 2000 को। 1984 में, कब, 1984 में गठित मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ से विभाजन में। पहले क्या होता था, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ था, जो 1984 में गठित किया गया था। जब हमारा छत्तीसगढ़ आजाद हुआ बोल सकते हो, या गठन हुआ, नया छत्तीसगढ़ बना, तभी इसको क्या किया गया, 30 अप्रैल 2000 को इससे अलग करके एक नया छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज बनाया गया। चलिए अभी इसको आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या था इसको बनाने का, तो लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था, नोट कीजिए, जो लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया हमारा। अब इसमें संग्रहण कार्य कौन करता है, तो जो प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से हम लोग संग्रहण करते हैं। ठीक है, जो भी इसके अंदर जो लघु वनोपज है, जिसका भी बताऊंगा कौन कौन से वनोपज आते हैं, किसकी किसकी खेती है, मतलब खरीदारी की जाती है, तो खरीदारी कौन करता है, तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, समितियों के माध्यम से सरकार इनसे वनोपज को लेती है, फिर जो भी उत्पाद बनाती है, चाहे कुटीर उद्योग हो या बीड़ी उद्योग हो, तेंदुपत्ता हो। ठीक है, उनसे उत्पाद बनाकर फिर मार्केट में उसको बेचती है। ठीक है, इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, खासकर जो वनों में रहने वाले लोगों को। ठीक है, अब देखिए इससे प्राप्त संसाधन, क्या क्या प्राप्ति होती है हम लोग को, वनों से प्राप्त होने वाले विभिन्न संसाधन, जिसे दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं, एक मुख्य वनोपज और दूसरा गौण वनोपज। याद रखना, दो भागों में इसको बांटते हैं हम लोग, एक मुख्य वनोपज होगा और दूसरा गौण वनोपज। ठीक है, तो वनोपज के प्रकार में देखें दो,
एक मुख्य वनोपज और दूसरा गौण वनोपज। ठीक है, तो देखिए मुख्य वनोपज के अंतर्गत किस कौन कौन सा सरकार ने इसमें रखा गया है। तो इसमें 6 चीज़ों को, 6 जो पेड़ हैं या उत्पाद है या वनोपज है उनको इसमें रखा गया है। तो नाम नोट कीजिए, पहला साल या सरई बोलते हैं जिसको हम लोग, दूसरा क्या बोलते हैं सागौन बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं शीशम बोलते हैं, चौथा क्या बोलते हैं साजा, पांचवा क्या होता है खैर, ठीक है, और छठवा क्या होता है बीजा। तो याद रखना 6 मुख्य वनोपजों की संख्या बोलेगी तो 6 है, साल या सरई, सैगोन, शीशम, साजा, खैर, बीजा। याद कीजिए, साल, सैगोन, शीशम, साजा, खैर, बीजा। ठीक है, अब अगला टाइप पर बात करें तो गौण वनोपज या लघु वनोपज भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बांस हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, इमली हो गया। इमली कहाँ है आप लोग को पुराने वीडियो में बताया, बस्तर जगदलपुर इमलियों का गढ़ बोला जाता है। आंवला हो गया, हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया। ठीक, बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, ये मुख्य है जो गौण के अंतर्गत आते हैं, और बहुत सारे हैं इसके अंतर्गत जो आप लोग को लिस्ट बता दूंगा मैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो देखिए मुख्य वनोपज पर फोकस कीजिए। मुख्य वनोपज के अंतर्गत काष्ठ उत्पादन, ठीक है, जलाऊ लकड़ी को रखा गया है। ठीक है, इनमें हम लोग को क्या है इमारती लकड़ियां भी कहा जाता है। जो हम लोग जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है, काष्ठ जिससे क्या है बड़े कीमती कीमती चीज बनते हैं, उनको इमारती लकड़ी भी कहते हैं। देश में 13 मुख्य प्रजाति को इमारती लकड़ियां घोषित की गई है। देश में 13 मुख्य प्रजातियों की जो पेड़े हैं उनको हम लोग क्या इमारती लकड़ियों के लिए घोषित किया गया है। एक फैक्ट याद रखना, अलग से नोट करके रखना, 13 प्रजातियों को हम लोग क्या किए हैं, ये इमारती लकड़ियों के श्रेणी में रखे हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीयकृत प्रजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती, वही 6 ये है। साल, सैगोन हो गया, शीशम हो गया, साजा हो गया, खैर, बीजा, ये 6 प्रकार के हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। टोटल कितने 13, ठीक, 13 में 6 छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और लघु वनोपज की बात करें तो आगे आपका बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा। ठीक है, लघु अनुपज में बांस, खैर, तेंदुपत्ता, इमली, चिरौंजी भी आता है, जिसको क्रय मूल्य के निर्धारण हेतु अपेक्ष समिति, याद रखना, एक और फैक्ट याद रखना, इसका मूल्य निर्धारण कौन करता है, अपेक्ष समिति का गठन किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। कलेक्टर इसके अध्यक्षता रहते हैं, वही इन सभी जो लघु वनोपजों का मूल्य निर्धारित करते हैं। जबकि संग्रहण कौन करता है, वन विभाग के नियंत्रण में होता है, प्राथमिक लघु वनोपज समिति के माध्यम से होता है, जो ऊपर बता दिया मैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं। बांस के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। कितने क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ में बांस है, तो 6556, याद रखना कितना 6556, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में क्या होता है बांस क्षेत्र है। प्रतिशत में देखें तो छत्तीसगढ़ में जितने वन है उससे 11% बांस है। ठीक है, राज्य के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है बांस। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस पाया जाता है, याद रखना छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लाठी बांस की बात करें हम लोग, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस पाया जाता है, जिसको नर बांस भी कहा जाता है। ठीक है, नर बांस किसको बोलते हैं, लाठी बांस को। सरगुजा संभाग में कटंग बांस पाए जाते हैं, जो सरगुजा संभाग उसमें क्या पाया जाता है, कटंग बांस, याद रखना सरगुजा में कटंग बांस पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का 12% हिस्सा है, कितना 12%। ठीक है, और हम लोग लघु वन उपज में अगर देखें तो कितना प्रतिशत है, तो 20% हिस्सा क्या बांस का। मतलब देखिए टोटल बहुत सारा है लघु वन उपज में, उसमें अकेले बांस का बात करें तो 20% उसका भागीदारी है, किसका, बांस का। अब अगला अगर तेंदुपत्ता के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, तो देश में कुल तेंदुपत्ता का जितना उत्पादन होता है वो 17% हम लोग के छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, देश का 17% तेंदुपत्ता उत्पादन अकेले छत्तीसगढ़ करता है, तो याद रखना तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का लघु वनोपज के अंतर्गत आता है तेंदुपत्ता। ठीक है, तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है। ठीक है, ये राष्ट्रीयकृत भी है। ठीक है, जिसे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, ये पूछा गया आपको। ठीक है, 2017 में पूछा गया था। तेंदुपत्ता का क्रय भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है, जिसका वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 4000 रुपये बोरा है। इसको और अपडेट देख लेंगे एक बार। वर्तमान में भी जो पिछला लिया गया था 4000 रुपये बोरा, और एक बोरा में अगर बात करें तो कितना आता है, 50,000 तेंदुपत्ता का एक बोरा बनता है।
मेहनत बहुत है, इसीलिए चरण पादुका योजना चलता है, उन लोग को चप्पल दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं। एक बोरा में कितने पत्ते आते हैं? 50,000 पत्ते, याद रखना। कितने पत्ते आते हैं? 50,000। अगला देख लेते हैं खैर। खैर वृक्ष से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग? खैर, खैर से क्या प्राप्त? कत्था। कत्था कौन? खैर जनजाति लोग ज्यादा इसका क्या करते हैं? कत्था निकालते हैं, ठीक है। सरगुजा के खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से परंपरागत तरीके से कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। कत्था निकालने हेतु अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट है, ठीक है। सरगुजा वुड प्रोडक्ट है अंबिकापुर में कत्था निकालने के लिए। और एक तो देख ले रतन जोत, जो इम्पोर्टेंट है, ये भी लघु अनुपज के अंतर्गत आता है। रतन जोत से हम लोग क्या करते हैं? बायोडीजल प्राप्त करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये रतन जोत। और देख लाख, लाख आता है, लाख, जिसे चूड़ियाँ भी बनती है, ठीक है। पलाश, बेर और कुसुम पौधों से लाख प्राप्त होता है। भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर में लाख उत्पादन में, ठीक है, लाख उत्पादन। प्रथम पे कौन है बोलेगा तो झारखंड, दूसरे में छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, प्रमुख वनोपज, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, कंप्लीट तो हो गया सभी जो भी इम्पोर्टेंट है वानिकी के अंतर्गत। अब देखते हैं अगर कुछ वानिकी का टॉपिक बचे रहेगा तो अगले क्लास करेंगे, या फिर सीधा हम लोग कृषि विज्ञान स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कृषि विज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। सभी को हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट आ सकते क्वेश्चन उन्हीं लोग को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी इसके बाद बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। इंग्लिश का क्लास भी आप लोग का छूट गया है, इंग्लिश का क्लास भी करना है, ठीक है। उसका भी अभी चल रहा है, नोट्स बन रहा है बढ़िया, फिर आप लोग को उसका भी क्लास कराया जाएगा इंग्लिश के प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है। जल्दी आप लोग का इंग्लिश से क्लास आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और एक बार शेयर करके जाइए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।